बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए बड़ी अदालत से एक अच्छी खबर। इस खबर की तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस खबर की डिटेल के ज़रिए जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, जो हमेशा शिकवा करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से कभी इमरान खान साहब से जुड़ी कोई अच्छी खबर शेयर नहीं की गई, तो ये अच्छी खबर हम अपने वीलॉग से वैसे तो अक्सर बेशतर शेयर करते रहते हैं, लेकिन ये अच्छी खबर क्या आई है बड़ी अदालत से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से जुड़ी एक अहम खबर, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो कमीशन के ख़िलाफ़ जो दायर की गई दरख्वास्तों पर जो 5 रुकनी बेंच बना, उस बेंच के ऊपर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ उठाया। वो एतराज़ तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के ज़रिए रद्द कर दिया। जो दरख्वास्त थी वफाकी हुकूमत की, इसको खारिज कर दिया गया। अब उस दरख्वास्त को खारिज करने की वजूहात सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं, तो इस तहरीरी फ़ैसले के जो मंदरजात हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और मौलाना फजल रहमान को इस तहरीरी फ़ैसले में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कैसे चार्जशीट किया है, ये डिटेल भी आपकी खिदमत में आपके सामने रखेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर ATC अदालत में पेश किया गया और पुलिस की जानिब से परवेज़ इलाही का मज़ीद 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। इस केस में दिफा किया परवेज़ इलाही साहब को जो उनके वकील हैं सरदार अब्दुल राज़िक, इसके साथ साथ अली बुखारी और बाबर अवान साहब जो है इस केस में पेश हुए। सरदार अब्दुल राज़िक ने दलाइल देते हुए कहा कि जो मुकदमा परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, ये उस वक्त दर्ज किया गया था ये मुकदमा जब परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुए थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का हिस्सा नहीं थे। और उस वक्त ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमले का, जिसमें नामालूम अफराद की कैटेगरी में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया गया है, ये मुकदमा तो दरअसल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, PTI की क़यादत और कारकुनान के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जब परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया कि किसी केस में परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए, तो इस्लामाबाद की पुलिस ने परवेज़ इलाही को MPA के ऑर्डर के तहत जो है वो लाहौर में जाके केनाल रोड से गिरफ्तार कर लिया। सरदार अब्दुल राज़िक ने कहा कि ये जो गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही की इस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। तो फिर इस मुकदमे में जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में नामालूम अफराद की कैटेगरी में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज जो 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है, हमारी इस्तदा यह है कि इस केस में परवेज़ इलाही साहब को डिस्चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि इस केस में जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो PTI के रहनुमा हैं, उनकी ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। वो जो नामालूम अफराद गिरफ्तार किए गए थे परवेज़ इलाही के अलावा, उन्हें अदालत पहले ही डिस्चार्ज कर चुकी है। तो ये डिस्चार्ज का केस बनता है। यही दलाइल जो है बाबर अवान साहब ने भी दिए, अली बुखारी साहब ने भी दिए। तो जज साहब ने ये केस पर जो आर्गूमेंट थे सुनने के बाद और जो पुलिस का मौक़िफ़ था कि 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, दलाइल सुनने के बाद अदालत ने परवेज़ इलाही साहब को जुडिशल कर दिया कि नहीं, जिस्मानी रिमांड नहीं देंगे। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जो इस्तदा है उसको रद्द करते हैं और परवेज़ इलाही साहब को 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया गया। अब ये जो एक अच्छी खबर परवेज़ इलाही साहब के लिए आई कि 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया गया, इसमें परवेज़ इलाही साहब जो अपनी ज़मानत की एप्लीकेशन दे सकते हैं, ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। हो सकता है जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हों परवेज़ इलाही साहब के वकला की जानिब से ये ज़मानत की दरख्वास्त दायर भी की जा चुकी है। लेकिन इसी केस की कार्रवाई के दौरान जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर भी सामने आई। वो अच्छी खबर नाज़रीन ये है कि जिस अदालत में पेश किया गया परवेज़ इलाही साहब को, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी और इसको प्रिजाइड कर रहे थे जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब। यानी जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब जो कि खसूसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई बड़ी अदालत के खसूसी अदालत के जज हैं, जो कि अपनी अहलिया की अदालत के बाद रुखसत पे थे, छुट्टियों पे थे और कहा जा रहा था कि वो पीर से 11 सितंबर से अपनी अदालत में आके जो केसेस हैं अपनी अदालतों को प्रिजाइड करेंगे। ATC अदालत को भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर का मुकदमा दर्ज किया गया है उसको भी प्रिजाइड करेंगे। तो आज जज साहब का अदालत में वापस आना अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब का, ये इमरान खान साहब के लिए इसलिए अच्छी खबर है कि कल 9 सितंबर को जो इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशन है साइफर केस में, जो शाह महमूद कुरैशी की बेल एप्लीकेशन है साइफर केस में, उसकी तारीख है। उसमें खान साहब की लीगल टीम ने दलाइल देने हैं। तो ये तो अच्छी खबर है कि जज साहब जो हैं रुखसत से वापस आए हैं, उनकी अहलिया उम्मीद करते हैं कि सेहतयाब हो चुकी होंगी। तो कल इमरान खान साहब के ये जो केस है साइफर का, उस पर जज साहब खुद अदालत में बैठेंगे, अपनी अदालत को प्रिजाइड करेंगे। लेकिन एक इसमें मुश्किल है कि जो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया है कि जज साहब क्वालिफाई नहीं करते इस केस को सुनने के लिए, पहले उसकी दरख्वास्त के ऊपर आर्गूमेंट होंगे,
उसका फ़ैसला होगा, फिर दरख्वास्त ज़मानत को सुना जाएगा। लेकिन ये इस हद तक अच्छी खबर ज़रूर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के लिए कि जज साहब रुखसत से वापस आके अपने अदालत को उन्होंने प्रिजाइड करना शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छी खबर इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए, उनके वोटर सपोर्टर के लिए। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत हुई, बल्कि दो अहम केसेस की समाअत कह लें। एक तो जो सानिया जड़ावाला का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें मसीह भाइयों के जो घर थे उन्हें जला दिया गया, मसीह भाइयों की जो इबादतगाह है, चर्चेस, उनको जला दिया गया। आज इस हवाले से जो साइमुल प्यारे हैं, अक़लीती बरादरी के जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर जो मुतलका JIT है जड़ावाला की, उससे रिपोर्ट तलब कर ली गई 2 हफ्तों के अंदर कि साने के हवाले से अब तक क्या इक़दाम उठाए गए हैं, क्या तफ्तीश की गई है, क्या इंक्वायरी की गई है, और जो नुकसान हुआ है मसीही भाइयों के घरों को, उनकी मजहबी इबादतगाह चर्चेस को, उस हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं। सामुल प्यारे पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि एक तो जो चर्चेस जलाए गए बाकायदा प्लानिंग के तहत, केमिकल के तहत उनको जलाया गया। तरजीही बुनियादों पे उन चर्चेस को, मजहबी इबादतगाहों को तामीर किया जाए, और जो उनकी बरादरी के जो लोग हैं जो कि खौफज़दा हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें हिफाजत दी जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और साथ में कहा गया कि जो नुकसान पहुँचा है घरों को और चर्चेस को, उसकी तलाफ़ी भी की जाए। तो इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा सिख बरादरी के भी एक अहम रहनुमा आज पेश हुए थे, नाम उनका मुझे भूल गया, और वो उनका मुकदमा ये था कि सिख बरादरी की टारगेट किलिंग की जा रही है और उनके जो मजहबी तारीखी गुरुद्वारे हैं वो फ़ाल नहीं किए जा रहे। ऐसे गुरुद्वारे जहाँ पे उनके गुरु गए थे, उनके मजहबी रहनुमा गए थे, उन गुरुद्वारों को जो है वो फ़ाल नहीं किया गया, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, रेनोवेशन है, वो नहीं की जा रही। तो उस पर भी अदालत ने मतलूका जो वक्फ इमलाक है उनसे रिपोर्ट तलब की थी, वो रिपोर्ट जमा करवाई गई है। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था, जो सिख बरादरी के रहनुमा पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जो है 1947 में जब तकसीम हुई, एक भारत बन गया, एक पाकिस्तान बन गया, हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो मक्का भी है, मदीना भी है। लेकिन यहाँ पे जो पेशावर में ख़ास तौर पर जिक्र किया कि टारगेट किलिंग की जाती है, हमारी की जाती है, हमारे मुसलमान भाइयों की भी की जाती है। तो वो जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे सिख भाई हैं वो पेशावर से हसन अब्दाल मुंतकिल हो रहे हैं, गुजरांवाला में, नानकाना साहब में, लाहौर मुंतकिल हो रहे हैं। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए, हमारी जो गुरुद्वारे हैं, जो तारीख़ी ख़ास तौर पर गुरुद्वारे हैं, उनकी तज़ीन आराइश भी की जाए। और यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे गुरुद्वारे गिरा कर वहाँ पर तजावुज़ात कायम की जा रही हैं। तो इस पर भी अदालत ने नोटिस जारी करके मुतल्लिका हुकाम से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके अलावा नाज़रीन, PTI के कुछ रहनुमा हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, हमाद अज़हर साहब हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं, ज़ुबैर नियाज़ी साहब हैं, दिलीप अब्बास साहब और दीगर के ख़िलाफ़ जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का अदालत ने फ़ैसला दिया था, इस हवाले से मुतल्लिका जो DID इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने एक तो कमिश्नर लाहौर को, स्टेट बैंक को और FPR को ख़त लिख के इन तमाम PTI के रहनुमाओं की जो जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी डिटेल जो है वो भिजवाने का कह दिया है। यानी तमाम तफसीलात उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इकट्ठी की जा रही हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यूटर्न, ये क्या मामला, अब इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। जी, हमने अपने ज़राए से ख़बर ये शेयर की थी, आज उस खबर की तस्दीक भी की है एक सीनियर सहाफ़ी ने। हमारी ख़बर ये थी, जो ज़राए ने दावा किया था कि सदर साहब जो है वो अपनी मुद्दत मयाद, मैं तो मुद्दत मुलाजमत कहता हूँ क्योंकि आरिफ अलवी साहब एज़ ए सदर नहीं बल्कि एज़ ए PTI के कारकुन के तौर पे, रुकन के तौर पे 5 साल तक ऐवान सदर में रहे, तो मैं उनकी जो मुद्दत मयाद है उसे मुद्दत मुलाजमत कहता हूँ। हमारे ज़राए का दावा यह था कि सदर साहब चाहते हैं कि अपनी मुद्दत मयाद ख़त्म होने पे वो ऐवान सदर से चले जाएं, लेकिन जाने से पहले वो इलेक्शन की तारीख देने का भी इरादा रखते हैं। तो आज 1-2 ख़बरें शाया हुई हैं सदर मुमलिकत की, आज चूँकि मुद्दत मयाद की आखिरी रोज़ है। तो एक तो साले जाफ़र साहब अपना ताहिर खलील साहब की स्टोरी, जिसमें उनका ये कहना है कि ऐवान सदर जो है वो खाली नहीं करेंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपनी मुद्दत मयाद मुकम्मल होने पे, और मुद्दत मयाद मुकम्मल होने के बाद भी वो अपने फ़राइज़ जो हैं बतौर सदर पाकिस्तान उसको जारी व सारी रखेंगे। और इसकी वजह सदर साहब ने, ताहिर खलील साहब ने अपनी ख़बर में ये दी है कि गुज़िश्ता हफ़्ते जो एक अहम मीटिंग हुई 4थे फ्लोर पे ऐवान सदर के, उस मीटिंग में सदर साहब ने बतौर सदर मुमलिकत, आरिफ अलवी साहब ने बतौर सदर मुमलिकत अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कंटिन्यू रखने के ऊपर जो है वो रज़ामंदी का इजहार जो है वो कर दिया था। यानी इस खबर का खुलासा ये है जो तारिक खलील साहब ने दी है कि ये जो मीटिंग हुई है गुज़िश्ता हफ़्ते, जिसमें सदर साहब ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जारी रखने पर रज़ामंदी का इजहार किया, तो फिर हमारे ज़राए का दावा दुरुस्त साबित हुआ कि सदर साहब ऐवान सदर को छोड़ के जाना चाहते, लेकिन साथ में इलेक्शन की तारीख देने का इरादा भी रखते थे। इसी हवाले से जो साले जाफ़र साहब की स्टोरी है वो भी कमोबेश यही लिख रहे हैं
साले जाफ़र या साहब लिखते हैं कि उनके जो मुसद्दक़ा ज़राए हैं, मोतबर ज़राए हैं, उनका ये दावा है कि सदर साहब ने अपने स्टाफ को कह दिया था कि वो 9 सितंबर को गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे। अब गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो सदर तब लेता है जब उसकी मुद्दत म्याद या तो शुरू होती है, जब वो सदर बनता है, या फिर उसकी जो मुद्दत म्याद ख़त्म होती है तब उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन साले जाफ़र साहब ये कह लिखते हैं कि अब वहाँ पे ये जो लोगों को एक तासुर मिला था कि सदर साहब 9 सितंबर को गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे, ये मामला अब मुकम्मल तौर पे खामोशी की तरफ चला गया है। ताहाल मुकम्मल तौर पे खामोशी है और सदर साहब आर्टिकल 44 के तहत अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको जारी और सारी रखेंगे। लेकिन साथ में ताहिर अपने साले जाफ़र साहब ये भी कहते हैं कि जो PTI के अरकान के साथ मुलाकातें करते रहे ओपनली, और जो उनकी ख्वाहिशात सदर आरिफ अलवी साहब की हुआ करती थी, अब वो ख्वाहिशात उस तरीके से पूरी ना होंगी, और जो PTI के लोगों के साथ मुलाकातें करते थे, कोई रोकथाम नहीं थी, तो वो आज़ादी भी सदर साहब को अब हासिल नहीं रहेगी। यानी सदर साहब ऐवान सदर में मौजूद रहेंगे, सदर हाउस में मौजूद रहेंगे, लेकिन जिन ख्वाहिशात का वो इज़हार करते थे वो ख्वाहिशात अब उस तरीके से, जब वो सदर पाकिस्तान का 5 साल की मियाद पे थे, अब उस तरीके से उन ख्वाहिशात को जो है वो मौलूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आसिफ अली ज़रदारी, हमज़ा शहबाज शरीफ दीगर के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर हुई थी। आसिफ नवाज़ साहब एक दरख्वास्त गुजार थे। आज इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने अदम पैरवी के ऊपर खारिज कर दिया है। वैसे भी मामला गैर मौसर हो चुका था। 2018 से लेकर 2023 तक की असम्बलियों का मामला था, तो ना कौमी असम्बली रही ना सूबाई असम्बलियाँ रहीं। इसी तरीके से अल कादिर ट्रस्ट का आज मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, जिसमें अल कादिर ट्रस्ट के जो रजिस्ट्रेशन है उसकी रिन्यूअल की इस्तदा की गई थी। तो आज वहाँ पे जो मुतलका फ़रीक़ैन है उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी है, वक्त दे दिया है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो कमीशन के हवाले से या उनके खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर जो बेंच बना था, और उस बेंच के खिलाफ जो दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने दायर की थी कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब इस केस को ना सुने, इस बेंच से अलग हो जाएं, क्योंकि ये मफादात के टकराव का मामला बनता है। 32 सफ़ात का नाज़रीन जो फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने तहरीर किया है, इसमें यह कहा गया कि जो रिक्यूज़ल के हवाले से ऑब्जेक्शन उठाए गए ये बेसरोबा थे, इसका ना सर था ना पैर था, बस ये मज़मूम मकासद के लिए और चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को बेंच से अलग करने के लिए ये एक मकसद के तहत दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन हुकूमत ने दायर की है और उसमें हुकूमत ये ओपनली कह रही है कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब की चूँकि मुबैना जो ऑडियो है उनकी सास की, मदर इन लॉ की, उसकी इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात करनी है, तो उनसे उनका ये बराह रास्त मफादात का टकराव का मामला बनता है, तो बंदियाल साहब ये केस ना सुने, तो ये तो ओपनली हुकूमत कह रही थी। तो फैसले में अदालत ये लिखती है कि चूँकि इस दरख्वास्त का मकसद ये है कि बंदियाल साहब को बेंच से अलग करवाया जाए और ये बेसरोपा एतराज़ है जिसका सर है न पैर है, तो लिहाजा ये जो दरख्वास्त है ये हरासा करने के लिए जो है वो दायर की गई, लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन पूरा एक दुखड़ा कह लें, शिकवा कह लें, वो किया गया है। इसमें कहा गया कि ये जो जजेस के ऊपर रिक्यूज़ल के या इस किस्म के जो एतराज़ात लगाए गए कि आप ना सुने, इसका सिलसिला जो है वो जनवरी 2023 में जब पंजाब असम्बली तहलील हुई, जब KP असम्बली तहलील की गई, उसके बाद जब केसेस अदालतों में आए तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। फैसले में कहा गया कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो हमला किया गया। अब 15 मई को क्या हुआ था, 14 मई का तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया था। 15 मई को नाज़रीन ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन की उस फैसले के ख़िलाफ़ जो 3 मई को दायर की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म देती है और उसमें KPK में इलेक्शन करवाने का मामला सिरे से मौजूद ही नहीं होता। इस फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन नज़रसानी में आ जाता है 3 मई को, यानी 14 मई की जो तारीख़ है इलेक्शन करवाने की, उससे कोई 12-13 दिन पहले। जैसे 14 मई की तारीख़ ख़त्म होती है, इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन कमीशन को ना फ़ंड मिलते हैं ना सिक्योरिटी मिलती है, हुकूमत अपना जस्टिफिकेशन अपना जवाब पेश करती है, इलेक्शन कमीशन अपना जवाब पेश करती है, तो 15 मई को वो जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो समाअत के लिए टेकअप हो जाती है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत का आगाज़ होता है। तो इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलाना फजल रहमान अपनी जमात का एक एहतजाज लेके आ जाते हैं और यहाँ पे एहतजाज करते हैं। यहाँ पे उनके कारकुनान मौजूद हैं, पूरा दिन यहाँ पे मौलाना फजल रहमान की जमात का मजमा उनके कारकुनान के यहाँ पे मौजूद होता है और यहाँ पे तकरीरें की जाती हैं जज साहबान से मुतल्लिक़ कि आपने ये फ़ैसला दिया, ये फ़ैसला गलत था, बला बला जो कुछ भी कहा गया उसका जिक्र किया गया है कि जजेस के ऊपर हमलों की एक मिसाल 15 मई को जो वाक़या सामने आया, उस मौलाना फजल रहमान के उस एहतजाज का जिक्र करके तज़किरा इस फैसले में करके ये कहा गया कि उसमें जो तकरीरें की गई उस एहतजाज में, उस जलसे में या उस धरने में, उसमें जजेस के ऊपर ज़बानी हमले किए गए
और संगीन, बल्कि बंदयाल साहब के हवाले से लिखा गया, बंदयाल साहब ने लिखा कि चीफ बंदयाल साहब को संगीन नौयत की धमकियाँ दी गई, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। और अब यहाँ पे नाज़रीन मेरा सवाल ये है कि ये अगर मजहबी जमात यहाँ पे आके अगर कोई अपना प्रोटेस्ट कर रही है, आइन प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देता है, कंडीशन अलग है कि वहाँ पे आपको इजाज़त है या नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर ये अदालती फैसले में जिक्र आया कि रेड जोन में आप एहतजाज नहीं कर सकते, तो ये रेड जोन उस वक्त भी था 2014 में, जब इमरान खान साहब यहाँ पे लॉन्ग मार्च लेके आए थे, ताहिरुल कादरी साहब यहाँ पे लॉन्ग मार्च लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट की जो बाड़ है, जो ग्रिल है, उसके ऊपर यहाँ पे कपड़े सुखाए गए, इसके सामने जो रास्ते थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के आने के, वो रास्ते बंद कर दिए गए। उस वक्त भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था उसी धरनों के हवाले से, लेकिन उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा था कि ये जो इमरान खान साहब यहाँ पे धरना लेके आए हैं, ताहिरुल कादरी साहब धरना लेके आए हैं, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात करवाना चाह रहे थे जो खान साहब की धांधली का इल्ज़ाम था। वो के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की एक लेजिस्लेशन की बिना पे फिर एक कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी की और खान साहब के वो इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए। लेकिन कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिक्र नहीं मिलेगा कि जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आए थे, एहतजाज यहाँ पे किया था, ताहिरुल कादरी साहब ने एहतजाज किया था, धरना दिया था, उसको नहीं कहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमला था। आगे सुने नाज़रीन, फैसले में कहा गया कि जो अदलिया के बेतौकीरी का सिलसिला ये 31 मार्च 2023 से शुरू हुआ, और फिर जब उस वक्त अपना कहा इन्हें हुकूमत ने कि जो फैसला था इलेक्शन के हवाले से वो 4-3 का फैसला था, ये एक बयानिया PDM की हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने बनाने की कोशिश की। अभी जो फैसले में लिखा गया, क्या सिर्फ PDM की हुकूमत ने कहा, PDM के वुज़रा ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के वुज़रा ने कहा कि 4-3 का फैसला है? आपके अपने जज साहबान ने बेंच में बैठ के कहा कि हमारा मेजोरिटी का फैसला है, 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला नहीं है। उसमें मंदू खेल साहब ने भी कहा, उसमें अत्थर मिनल्ला साहब ने भी कहा, उसमें बाकी जजेस ने भी कहा। तो ये आप सारा मुद्दा मलबा उस पर डाल दिया, आपके अपने जज साहबान भी यही कह रहे थे। तो इस फैसले में 32 सफ़ात के फैसले में ये कहा गया है कि कोई ऐसा मतलब इस्लामी कानून भी मौजूद नहीं जो किसी जज को अपने रिश्तेदारों का केस या अपने कोई ज़ाती मफाद का केस या अपना कोई करीबी अजीज़ का मुकदमा सुनने से रोकता हो। और इस फैसले में हवाला दिया गया कि कुरान बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जज जो है वो इंसाफ के तराजू के साथ सख्ती के साथ रहे, चाहे उसे अपने वालदैन के ख़िलाफ़, चाहे उसे अपने किसी रिश्तेदार के ख़िलाफ़ या किसी अपने मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़े। कुरान बिल्कुल ये कहता है। लेकिन सवाल ये है कि जब जहाँ पे शाइबा पैदा हो उसके बाद फिर जज साहब को वो केस सुनना चाहिए, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। कुरानी आयात का हवाला दे के कहा गया कि जज साहब ये मुकदमा सुन सकते हैं, चाहे अपने करीबी अजीज़ का हो, वालदैन का हो, ज़ाती मफाद का हो। अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो आपने बना रखा है, जिसमें आपने खुद लिखा है, जिसका सेक्शन 4 ये कहता है कि जज वो केस नहीं सुनेगा जिसमें उसका अपना ज़ाती मफाद हो, तो फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट को ख़त्म कर दें, फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट को ख़त्म कर दें, उसको रखने की ज़रूरत नहीं। अगर ये आर्गूमेंट है कि कोई जज अपने रिश्तेदार का केस भी सुन सकता है, वालदैन का सुन सकता है, ज़ाती मफाद का सुन सकता है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट को ख़त्म कर दें। तो ये था नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। हमारे वीडियो लॉ की जो खबरें हैं उनकी तफसीलात आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।